के लेक्चर में दो टास्क है हमारे। एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 और 10। इसकी असाइनमेंट डिस्कस नहीं हुई थी ना? 9 की होगी थी नहीं। 11 और 12 में कोई असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। फिर इसके बाद MCQs हम डिस्कस करेंगे और MCQs के थ्रू ही हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के कंसेप्ट्स की भी क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है MCQ से हमारे एग्जाम के MCQs तो तैयार होते ही होते हैं। एक एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, हमें रिवीजन हो जाती है कंसेप्ट्स की। और इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आप लोगों से पूछूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट डिस्कशन की तरफ। तैयार है जी? क्वेश्चन 30, अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आइडेंटिफाई द पर्सन who may cross the check after its issuance and the manner in which it may be crossed। कौन कौन से लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं जी? होल्डर चेक क्रॉस कर सकता है और बैंक क्रॉस कर सकता है, और बस ये होल्डर कैसे कैसे क्रॉसिंग कर सकता है? मैनर, अगर चेक अनक्रॉस है होल्डर में क्रॉस इट जनरली, अगर चेक जनरली क्रॉस है होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली, और होल्डर, तीसरा पॉइंट, होल्डर नॉट निगोशिएबल वर्ड्स भी ऐड कर सकता है। नॉट निगोशिएबल भी एक तरह से क्रॉसिंग है। अच्छा ठीक है। और बैंकर कैसे क्रॉसिंग कर सकता है? बैंकर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है क्या पहले, और दोबारा भी क्रॉसिंग कर सकता है अपने एजेंट, यानी वो किसी दूसरे बैंक वगैरह को भी कर सकता है। लेकिन 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 दो दफा स्पेशल क्रॉसिंग हो वो तो इंस्ट्रूमेंट को वाइड कर देती है, तो इसमें दो दफा स्पेशल क्रॉसिंग हो रही है। लेकिन याद रखिए, दूसरी दफा स्पेशल क्रॉसिंग अगर आप एजेंट को फॉर कलेक्शन कर रहे हैं वो वैलिड है, ठीक है? यानी इसका मतलब है बैंक एक दफा भी स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, दूसरी दफा भी स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, लेकिन दूसरी दफा एजेंट फॉर कलेक्शन को कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता, वरना इंस्ट्रूमेंट वाइड हो जाएगा। ये आपको पता है ना स्पेशल क्रॉसिंग वाला कंसेप्ट। नॉट निगोशिएबल के वर्ड का क्या इफेक्ट होता है? नॉट निगोशिएबल का मतलब है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। फिर क्या मतलब होता है? यानी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो वो स्टिल ट्रांसफरेबल है, तो फिर नॉट निगोशिएबल से फर्क क्या पड़ता है? हाँ जी, जो डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। शाबाश। चलिए 30 क्लियर। 31, अंडर द प्रीमियस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन द चेक क्रॉस जनरली। ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया बहाने से, मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन ये आ गया। नॉट निगोशिएबल, तो क्या इसका इफेक्ट होता है नॉट निगोशिएबल का? फर्दर निगोशिएबल है, फर्दर ट्रांसफरेबल है। डिफेक्टिव टाइटल आगे फर्दर गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो डिफेक्टिव ही रहेगा। यानी जिसको ट्रांसफर, हालांकि नॉर्मल रूल हमारा क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन डिफेक्टिव टाइटल वाले से भी इंस्ट्रूमेंट लिया ना, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा है, फिर इसका मतलब है अगर मैं दुकानदार हूं और मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया जिसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा है, तो मैंने उस बंदे से इंस्ट्रूमेंट लेने से पहले कहना है साबित करो तुम्हारा गुड टाइटल है। अगर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ फिर मैंने उसे नहीं कहना साबित करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चाहे उसका गुड टाइटल है चाहे डिफेक्टिव है, अगर मैंने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन लिया तो मुझे गुड टाइटल ही मिलेगा, ठीक है? लेकिन नॉट निगोशिएबल में इसका मतलब मुझे अलर्ट हो जाना है। ओके, नेक्स्ट 32, अंडर द प्रीवियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ए चेक, आल्सो स्टेट वेदर ए चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। पहले बताइए चेक को क्रॉस करने का पर्पस क्या होता है? अगर चेक ओपन ही रहे तो वो ठीक नहीं है। नहीं, क्रॉसिंग से आप जो पेई होता है चेक का उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओपन चेक रहा तो वो अकाउंट में नहीं जाता, वो तो काउंटर पे पेमेंट हो जाती है, तो कोई भी लेके निकल जाएगा चोर उठा के। तो जो पेई, जो क्रॉस चेक होता है वो चूंकि अकाउंट, और अकाउंट अगर आप किसी अकाउंट में गया आपको पता चल जाएगा उसका आता पता क्या है, तो बैंक में उसका सारा रिकॉर्ड होता है। 32 क्लियर? ओ सॉरी 32 में, कैन ए चेक बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस? यस, हो सकता है, लेकिन एजेंट फॉर कलेक्शन होगा। क्या ABC बैंक DEF बैंक को स्पेशल क्रॉसिंग दोबारा कर सकता है? कर सकता है, लेकिन एज एजेंट। शाबाश, एज एजेंट फॉर कलेक्शन। 33, ए चेक इज ड्रॉन पेएबल टू B और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इट इज स्टोलन एंड B's इंडोर्समेंट इज फॉर्ज्ड। चोरी हुआ और चूंकि पेएबल B को था, B की इंडोर्समेंट फॉर्ज्ड। बैंकर पेज द चेक इन ड्यू कोर्स, बैंकर ने पेमेंट कर ली, उसने इन ड्यू कोर्स का मतलब उसने अपनी जो चेकिंग करनी थी वो कर ली। उसने क्या चेकिंग की होगी भला? ए के सिग्नेचर की चेकिंग की होगी, बी के की, दोनों की, क्योंकि उसका अकाउंट होल्डर है। उसने ड्यू कोर्स में चेकिंग करके
Is the banker discharged from liability? Yes. Yes. Would it make any difference if the drawer's signature were forged? अगर ड्रॉअर कौन होता है, चेक का ड्रॉअर कौन होता है, जो चेक को लिखता है, अगर उसके सिग्नेचर फॉर्ज हो फिर बैंक लायबल। अब बैंक की लायबिलिटी खत्म नहीं हुई, अब बैंक फिर जुर्माना अदा करेगा, पेमेंट करेगा दोबारा। 33 क्लियर? आगे चलते हैं। 34 अनम ड्रॉन ए बेरर चेक ऑन हर बैंकर बट लॉस्ट इट बिफोर इनकैशमेंट। शी इन्फॉर्म द बैंकर इमीडिएटली द चेक नंबर एंड डिटेल्स। क्यों उसने इन्फॉर्म किया बैंक को? गुम हो गया, पेमेंट ना करना, काउंटर में इंस्ट्रक्शंस। समन फाउंड द बेरर चेक, शुड बैंक पे टू द बेरर ऑफ चेक। बैंक को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, बैंक के पास अब अथॉरिटी नहीं है पे करने की, पेमेंट रोक दे। और अगर बैंक पे करता है तो बैंक स्टिल लायबल होगा ट्रू ओनर यानी अनम को कंपनसेट करने का, वो अनम को पैसे देगा उसको। 35 कस्टमर डाइड 16th March. His legal representative informed the banker of his death on 26 March. डेथ हुई 16 को, बैंक को बताया 26 को। स्टेट वेदर फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय द बैंक आर वैलिड। पहला, चेक इशूड बाय कस्टमर इन फरवरी, प्रेजेंटेड एंड पेड बिफोर 16th March। 16 मार्च से पहले, ये तो वैलिड है। 16 मार्च से पहले तो वो जिंदा था, इसकी तो पेमेंट बिल्कुल वैलिड है। क्या बैंक ने पेमेंट करके सही किया? बिल्कुल बैंक ने पेमेंट करके सही किया। सेकंड, चेक इशूड बाय कस्टमर इन फरवरी, प्रेजेंटेड एंड पेड बिटवीन 16th एंड 26 मार्च। हाँ, इसमें तो कस्टमर की डेथ हो गई थी, इसमें तो बैंक को पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बैंक को पता नहीं था, यानी एक्चुअल डेथ की डेट रेलिवेंट नहीं है, बैंक को कम्युनिकेट कब ये रेलिवेंट है, बिल्कुल। तो ये भी पेमेंट करके बैंक ने अच्छा किया, ठीक किया। थर्ड, चेक इशूड बाय कस्टमर इन फरवरी, प्रेजेंटेड एंड पेड आफ्टर 26 मार्च। नहीं तो इशू तो पुराने फरवरी में किए हुए हैं ना। हाँ, बैंक को इससे गर्ज नहीं है चेक की इशुएंस डेट क्या थी, बैंक को इससे गर्ज नहीं है डेथ की डेट क्या थी, बैंक को किससे गर्ज है? नोटिस कब मिला। तो इसका मतलब है थर्ड की पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, बैंक लायबल है रिप्रेजेंटेटिव को। क्लियर? 30 स्टेट वेदर बैंक मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट इन फॉलोइंग केसेस। पहला, आजम ड्रॉन ए चेक ऑन एबीसी बैंक इन फेवर ऑफ बाबर। आजम ने एबीसी बैंक का चेक लिखा और बाबर को दे दिया। आजम हैड क्रॉस चेक स्पेशली ट्वाइस मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक एंड KLM बैंक। उसने ट्वाइस, 2 दफा स्पेशल। क्या होल्डर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है? होल्डर तो मेरे हाल एक भी नहीं कर सकता। अच्छा, पक्की बात है कर सकता है। अच्छा चले, तो फिर ठीक है ना, उसने 2 बार। हाँ, स्पेशल क्रॉसिंग, अगर स्पेशल क्रॉसिंग ट्वाइस करें इंस्ट्रूमेंट वाइड हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट वाइड हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर XYZ बैंक के पास जाता, एक ही क्रॉसिंग होती है XYZ, और XYZ बैंक आगे KLM बैंक को करता क्रॉसिंग, लेकिन करता फॉर कलेक्शन, फिर वो वैलिड होता। करेक्ट। बी, जाजिब ड्रॉन ए चेक ऑन ABC बैंक इन फेवर ऑफ गालिब। जाजिब ने ABC बैंक का चेक लिखा और गालिब को दे दिया। ही क्रॉस चेक स्पेशली मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक, और उसने क्रॉस किया, स्पेशल क्रॉसिंग की, बैंक का नाम लिखा। कैसे पता चला हमें ये जनरल क्रॉसिंग नहीं स्पेशल क्रॉसिंग है? बैंक का नाम लिखा होगा उसने। XYZ बैंक क्रॉस स्पेशली अगेन इन फेवर ऑफ KLM बैंक, हु शैल कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम ABC बैंक एज एजेंट। इसमें सबसे अहम लफ्ज एज एजेंट है। अब ये स्पेशल क्रॉसिंग वैलिड है। ओके। 37 स्टेट वेदर बैंक हैज मेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स आर इज लायबल टू रिपे टू ट्रू ओनर। अगर तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है फिर बैंक लायबल नहीं है ट्रू ओनर को। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है फिर बैंक लायबल है। तो हमने बताना है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है। ए, काशिफ गेव ए चेक ड्रॉन ऑन ABC बैंक ऑफ ₹10,000 टू मुनव्वर विद काउंट पे क्रॉसिंग। काशिफ ने ABC बैंक का चेक दिया मुनव्वर को, उसके ऊपर क्रॉसिंग लिखी और लिखा काउंट पे। अनदर पर्सन, अच्छा अकाउंट पे, बताइए ये निगोशिएबल है कि नहीं? अब ये निगोशिएबल नहीं है। अकाउंट पे ही लिख दे या अकाउंट पे ही ओनली लिख दे, दोनों का मतलब एक ही है कि भाई जो पे है सिर्फ उसको पैसे दिए जाए, पे के अलावा किसी को पैसे ना दिए जाए। इसकी इंडोर्समेंट नहीं हो सकती। जिस चेक के ऊपर अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली लिखा है उसकी इंडोर्समेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि सिर्फ पे को पैसे मिले और किसी को ना मिले। अनदर पर्सन नेम्ड मुनव्वर, दूसरा 2 नंबर मुनव्वर था,
हैविंग अकाउंट इन XYZ, जिसका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट था, स्टोल द चेक, उसने चेक चोरी किया, एंड प्रेजेंटेड फॉर क्रेडिट टू हिज अकाउंट, और उसने अपने बैंक को जमा करवा दिया। ABC बैंक पेड द अमाउंट इन ड्यू कोर्स टू XYZ। अब 2 नंबर मुनव्वर ने XYZ बैंक में अकाउंट था, जमा करवाया, XYZ ने ABC से पेमेंट ले ली। क्लियरिंग का प्रोसेस इसी तरह होता है, एक बैंक दूसरे से पेमेंट लेता है, और XYZ बैंक क्रेडिट द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ फेक 2 नंबर मुनव्वर, हु देन विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट। बता बैंक लायबल है भैया? बैंक लायबल है कि बैंक क्यों लायबल नहीं है? 2 नंबर बंदे को पेमेंट कर दी और आप कह रहे बैंक लायबल नहीं है। अकाउंट पे ही ओनली का मतलब है पेई को ही पैसे दो, और पेई कौन है? मुनव्वर, और जो पैसे ले गया वो कौन है? मुनव्वर। तो मुनव्वर को ही मिलना था ना, मुनव्वर को ही मिला, लेकिन ये मुनव्वर 2 नंबर है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ला रहा था। बैंक को कैसे पता चला कि 1 नंबर? बैंक को नहीं पता चल सकता। बैंक, इसीलिए बैंक ने सही पेमेंट की, बैंक ने सही पेमेंट की, बैंक की तरफ से ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। असल में इस बंदे ने गलती क्या की? आप अगर काशिफ हो, आप अगर, तो आप क्या करें इस 2 नंबर मुनव्वर से बचने के लिए? 1 नंबर मुनव्वर के नाम के आगे आईडी कार्ड की आईडी कार्ड नंबर लिख, ठीक है। आपको मैंने शायद एक था बताया था, हमारे घर के करीब एक प्लॉट था, उसकी सेल परचेज का मसला था। सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ ना, तो उस बंदे ने आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा, नेम लिखा और सन ऑफ लिख दिया। इत्तेफाक से उस जिस बंदे ने 2 नंबरी करनी हो, उसने नाम का बंदा ढूंढा जिसके फादर का नाम भी वही था। रेयर केस है, लेकिन उन्हें मिल गया, और उसने कोर्ट में केस कर दिया कि ये तो असल में रजिस्ट्री मेरे नाम की हुई है, इसका असल मालिक मैं हूं। तो इसलिए बेहतर होता है हमेशा आप सिर्फ नेम मेंशन ना करें लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आईडी कार्ड नंबर। और आपने देखा होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमेशा आईडी कार्ड मेंशन किया जाता है, इसी वजह से किया जाता है, सेम नेम की वजह से कि दूसरा बंदा उसका बेनिफिट ना उठा ले। तो यहां पे बैंक का कोई कसूर नहीं है, मुनव्वर को पे करना था, बैंक ने मुनव्वर को ही किया। इसको 2 काम करने चाहिए थे, एक तो ये कि मुनव्वर के साथ NIC उसका नंबर मेंशन कर, और दूसरा जब चोरी हुआ था ना, इसे फौरी तौर पे काशिफ को अपने बैंक को इतला करके पेमेंट रुकवा देनी चाहिए थी। एक क्लियर? डी, Adil gave a check drawn on KLM Bank of rupees 10,000 to कमाल with जनरल क्रॉसिंग। अदील ने KLM बैंक का चेक दिया कमाल को, उसके ऊपर जनरल क्रॉसिंग लिखी। जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? जिसमें बैंक का नाम होता है, जिसमें अकाउंट पे लिखा होता है, जिसमें एंड कंपनी लिखा होता है। हाँ शाबाश, जनरल क्रॉसिंग दी। चेक वाज स्टोलन बाय कमाल, सॉरी कामिल, एंड ही प्रेजेंटेड द चेक ऑन काउंटर ऑफ KLM बैंक फॉर पेमेंट। KLM बैंक पेड द अमाउंट ओवर द काउंटर। KML ने क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। बैंक लायबल है टू ओनर को कंपनसेट करने के लिए। क्लियर? अच्छा, अगर बैंक इस चेक को कामिल के अकाउंट में लिखा हुआ था पे में कमाल, और बैंक कामिल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, तो फिर भी बैंक लायबल है, क्योंकि पे के अलावा किसी और पर्सन को अगर पे करें तो बैंक लायबल है। लेकिन अगर जनरल क्रॉसिंग होती और लिखा होता कमाल और पेमेंट कर दी किसी 2 नंबर कमाल के अकाउंट में, फिर बैंक लायबल नहीं होता। यानी पेई के नाम वाले बंदे को ही ट्रांसफर कर दें, बैंक की लायबिलिटी नहीं। पेई के नाम के अलावा किसी दूसरे नाम वाले बंदे को ट्रांसफर कर दे क्रॉस चेक, बैंक लायबल है। और क्रॉस चेक के ऊपर नाम कोई भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसकी पेमेंट काउंटर पे कर दी, तो भी बैंक लायबल है। क्लियर? ये भी। आगे चलते हैं। सी, अदील गेव ए चेक ड्रॉन ऑन KLM बैंक ऑफ रुपीज 10,000 टू कमाल विद काउंट पे ही क्रॉसिंग, काउंट पे ही क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। शाबाश। क्या ये चेक फर्दर निगोशिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। द चेक वाज स्टोलन बाय कामिल who concealed the crossing in such a way that check appeared to have never been crossed। उसने कोई इंक रिमूवर कोई स्पेशल किस्म का मंगवाया और ऐसी महारत से उसने क्रॉसिंग को खत्म किया कि बजाहिर चेक क्रॉस नहीं लग रहा। बैंक नॉट लायबल। शाबाश। चेक वाज स्टोल, अच्छा कामिल भी, अच्छा ऐसी महारत से अगर आप साइन भी गलत कर देना, लेकिन ऐसी ही महारत से कि लगे रीजन, तो बैंक उस सूरत में भी लायबल नहीं होता। लेकिन वो हमारे सिलेबस में उसने नहीं डिस्कस किया, सिग्नेचर वाला, सिर्फ क्रॉसिंग वाला डिस्कस किया। कामिल प्रेजेंटेड द चेक ऑन काउंटर ऑफ KLM बैंक फॉर पेमेंट। कामिल ने चेक प्रेजेंट किया काउंटर पे। KLM बैंक द अमाउंट ओवर द काउंटर।
क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे कर दी जाए, बैंक लायबल है ना? नहीं लायबल है। क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे कर दी जाए, बैंक लायबल है। तो इस केस में बैंक लायबल हुआ। अच्छा, इसमें नहीं क्यों? हाँ, क्योंकि बैंक को तो नहीं पता ना, वो तो उसने ऐसी महारत से उसको मिटाया कि पता नहीं चल रहा क्रॉसिंग। तो बैंक के लिए तो ये अनक्रॉस चेक ही है, तो इस सूरत में बैंक लायबल नहीं है। नहीं है, इसका मतलब है क्रॉसिंग के बावजूद भी हमें अपने चेक को बड़ी हिफाजत से अपने पास रखना चाहिए, और अगर गुम हो जाए तो फौरन पार्टीज को या बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए, चेक गुम हो गया, इसकी पेमेंट रुकवाओ। सी ओके। डी, Kashif gave a check drawn on ABC Bank of rupees 10,000 to Munawwar with account pay crossing. Restrictive crossing. Another person named Munawwar having account in XYZ Bank stole the check and presented for credit to his account. Then XYZ Bank sent the check for collection to ABC Bank. ABC Bank paid the amount in due course to XYZ. XYZ Bank credited the amount to the credit of fake Munawwar in good faith and without negligence, who then withdraw the amount from his account. 2 नंबर मुनव्वर ने अपने बैंक को चेक दिया, उसके बैंक ने अकाउंट होल्डर के बैंक से पैसे निकलवा के उसको दे दिए। अब चोर का साथ दिया तो पेइंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक ये दोनों भी चोर होंगे, ये दोनों भी लायबल हैं। क्यों? क्योंकि पेमेंट मुनव्वर को अकाउंट पे ही चेक था, मुनव्वर के नाम पे, और मुनव्वर ही लेके गया, लेकिन ये 2 नंबर मुनव्वर था तो मुनव्वर, इसीलिए ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। यहां पे जो कह रहा है ना पेमेंट इन ड्यू कोर्स की विदाउट नेग्लिजेंस, इसका मतलब यही है कि बैंक तक कभी इत्तला ही नहीं पहुंची कि ये चोरी का चेक है। ठीक है, आपका चेक चोरी हो गया, फौरी तौर पे हर बैंक का एक यूएन नंबर होता है, हेल्पलाइन, उधर जाके उसे बता दे चेक नंबर वगैरह, या अपने ब्रांच मैनेजर को बता दे ताकि वो उसकी पेमेंट को स्टॉप कर दे। ये बंद करवा दो, ये नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया जी। E, Kashif gave a check drawn on ABC Bank of rupees 10,000 to Munawwar with account pay crossing. Another person named Munawwar having account in XYZ Bank stole the check, presenting the credit account XYZ paid the amount to credit of fake without negligence. So then नहीं, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। Then XYZ Bank sent अच्छा check for collection to, इसमें ये कह रहा है पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, 2 नंबर मुनव्वर ने अपने बैंक को चेक दिया, उसके बैंक ने दूसरे बैंक से कलेक्शन ले ली, फिर मुनव्वर को पैसे दिए 2 नंबर को। इसमें सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर रहा है, कह रहा है 2 नंबर मुनव्वर ने अपने बैंक को दिया चेक, उसके बैंक ने पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के बाद चेक लिए। तो जब बैंक ने पहले पेमेंट कर ली तो उसका यह मतलब हुआ बैंक ने एक तरह से वो चेक खरीद लिया। अब बैंक इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया ना। ये प्रोविजनल वाला कंसेप्ट नहीं था, हालांकि पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं, वैसे प्रैक्टिस नहीं है ये कि आप कस्टमर का चेक आपके पास आया और आपने दूसरे बैंक से क्लियरेंस लिए बगैर उसको पैसे अदा कर दें। प्रोविजनल एंट्री कर दी जाती है, लेकिन वो पैसे कस्टमर को दिए नहीं जाते सिक्योरिटी के तौर पे। लेकिन यहां पे उसने ऐसी चीज बताई जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस, का मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है ये प्रैक्टिस, पेमेंट कर दी। लेकिन याद रखें इसके बावजूद ये चेक किसका है, इसके बावजूद ये चेक किसका है, मुनव्वर का ही, बैंक इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना। इसीलिए इसका आंसर भी सेम है, क्या कि मुनव्वर को पेमेंट हुई तो बिल्कुल ठीक हुई, बैंक लायबल नहीं है। एफ, अदील गेव ए चेक ड्रॉन ऑन KLM बैंक ऑफ रुपीज 10,000 टू कमाल with account pay crossing. Check was stolen by Kamil, who concealed the account pay crossing in such a way that the check appeared to have crossed generally only. Kamil presented the check for credit to his account at XYZ Bank. XYZ Bank collected payment from KLM Bank and in good faith and without negligence credited to Kamil's account, who then withdrew the amount. यानी दूसरे बंदे ने, चोर ने क्या किया, चोरी करके सिर्फ उसका पहले वाले में उसने कहा था कि अकाउंट पे पूरे का पूरा उसने कंसील कर दिया। अब कह रहा है कि उसमें सिर्फ अकाउंट पे के वर्ड मिटाए, बाकी 2 लाइंस जनरल क्रॉसिंग रहने दी। उसका मतलब बैंक इस केस में भी लायबल नहीं। ठीक है, अगर इतनी महारत से आपने क्रॉसिंग जो है उसमें अल्टरेशन की है कि वो आम बंदा उसको नहीं डिटेक्ट, आम बैंकर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब बैंक की लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? ये नेक्स्ट 30। Abid had account in PQR Bank. Abid was adjudicated as insolvent on 9 फरवरी। 9 फरवरी को Abid insolvent है। It was communicated to PQR Bank on 10 फरवरी। From which date bank should refuse payment of check from account of Abid? 9th को नहीं, इंस्टॉलमेंट तो 9th को डिक्लेयर हुआ है, कम्युनिकेट तो 10th को हुआ है। 10 से पेमेंट रोक दी जाएगी।
चलिए अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जी अटेंटिव है। अब एमसीक्यूज के दौरान में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है, और खासतौर पे उन लोगों से जो मोबाइल को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्रॉमिसरी नोट इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग ए कंडीशनल प्रॉमिस टू पे। नहीं, वो तो अनकंडीशनल है, गलत। ए कंडीशनल ऑर्डर टू पे, एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, ये है प्रॉमिसरी नोट। डी, एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे भी नहीं। तो ये क्यों नहीं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसने पूछा है प्रॉमिसरी नोट का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। ओके। सेकंड, इफ ए डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन टू पे, ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन टू पे, इट इज प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज, यस, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में फर्क यही है, प्रॉमिसरी नोट है प्रॉमिस टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज है ऑर्डर टू पे, ठीक है। थर्ड, ए प्रॉमिस टू पे इज कंडीशनल इफ इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन इवेंट, दैट इज डेथ। डेथ के ऊपर, सर्टेन इवेंट के ऊपर कंडीशनल डिपेंड कर रहा हो, वो कंडीशनल नहीं होता, वो वैलिड होता है, वो कंडीशनल नहीं होता। डेथ सर्टेन है। बी, तो ये ठीक, ये कंडीशनल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करनी हमने, हाँ, इस लिहाज से कंडीशनल नहीं है। बी, द प्रॉमिस इज टू पे ऑन एक्स डेथ इफ ही लीव्स द मेकर एनफ टू पे, ये कंडीशनल है। क्यों? हालांकि है तो ये भी डेथ, लेकिन ये एक्स मरेगा ये कंफर्म है, लेकिन वो इतने पैसे छोड़ के मरेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये कंडीशनल हो गया। बी, बाकी ऑप्शन, इट इज टू पे ऑन डिमांड, भाई डिमांड करोगे फिर पैसे मिलेंगे वरना पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये भी कंडीशनल हो गया। नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड पेबल होते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे पेबल ऑन डिमांड। डी, इट इज टू पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, ये भी कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल। तो इसमें कंडीशनल कौन सा प्रॉमिस हुआ? बी। बी, बी ऑप्शन करेक्ट। 4, इन प्रॉमिसरी नोट देयर आर, किसमें 3 पार्टीज होती हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में, शाबाश, ठीक है। वैसे अगर इंडोर्समेंट हो तो ज्यादा पार्टीज भी हो सकते हैं, लेकिन बेस प्राइमरी पार्टीज 2 या 3, प्रॉमिसरी नोट है तो 2 पार्टीज होंगी, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो 3 होंगी, चेक है तो कितनी होंगी? चेक है तो ठीक है, क्योंकि चेक अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप है। 5, विच इंस्ट्रूमेंट इज इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड? विच इंस्ट्रूमेंट इज इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड? इमीडिएटली, चेक, ये हमेशा इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड होता है। अच्छा, एक कंसर्न मेरे जहन में घूम रहा है, ये ए ऑप्शन होगी, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक होगी ना? बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर पेई के नाम की जगह ड्रॉअर का नाम ही लिखा हो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं याद। और अगर किसी फिक्टिशियस पर्सन का नाम लिखा होगा, ये भी मुझे नहीं याद। और अगर प्रॉमिसरी नोट में मेकर और पेई एक ही बंदा हो, ये सारी बातें मुझे नहीं याद, हालांकि मैंने शायद किसी लेक्चर में आपको बताई हैं, आपको याद है? चलें ठीक है। 6, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। और होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन भाई मुझे बताएंगे। जी मेरे भाई बताइए। गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, 4 कंडीशन थे। इन मनी ओनली, नहीं याद भाई को। ये एंड वाले भाई मुझे बताएंगे, कॉर्नर के साथ वाले भाई, आपके साथ। हाँ जी, जी मेरे भाई आप बताइए। होल्डर इन ड्यू कोर्स की 4 कंडीशंस हैं, एक कंडीशन मैंने बता दी, इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, बाकी की 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पेमेंट इन मनी ओनली, बिफोर मैच्योरिटी, और कंप्लीट एंड रेगुलर। शाबाश, चले, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्री फ्रॉम, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले जी। 7, एडिशन ऑफ द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल टू द क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक।
क्यों? नॉन निगोशिएबल का मतलब यही नहीं निगोशिएबल नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब नहीं है भाई, ये ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मेक्स नो डिफरेंस, नहीं नहीं कुछ तो फर्क पड़ता है। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक, ये फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। इंस्ट्रूमेंट स्टिल फ्यूचर ट्रांसफर हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ यह है कि एक अहम कैरेक्टरिस्टिक सब नहीं रहता। 8. A promissory note, check or bill of exchange is an inland instrument if it is drawn in Pakistan, payable outside? नहीं, ये inland नहीं है, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इसको कैसे inland बना सकते? इसके आगे क्या लिखते तो inland बन जाता? टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इसके आगे लिखा होता तो ये inland बन जाता। बी नहीं भाई, चार्जर लेके आते हम। नहीं ठीक है। ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान नहीं, ड्रॉन इन पाकिस्तान भी होना चाहिए, पेबल भी पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, ये ड्रॉन तो है लेकिन इसमें पेमेंट की बात नहीं कर रहा। सी ड्रॉन एंड पेबल इन पाकिस्तान, सी ऑप्शन करेक्ट। ड्रॉन एंड पेबल आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। रेजिडेंट होता फिर भी फॉरेन होता, क्योंकि ड्रॉन ही पाकिस्तान से बाहर है। इनलैंड के लिए पहली कंडीशन है ड्रॉन इन पाकिस्तान होना चाहिए, फिर पेबल की तरफ जाएंगे। जो ड्रॉन ही पाकिस्तान से बाहर हुआ उसमें पेबल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। एसी ऑन कर दें? क्या कह रहे हैं, गर्मी लग रही है, अब क्या करें इसका? ऑन कर दें, ये पीछे वाला एसी ऑन करवा दें। नाइन हो गया? नहीं, 9 नहीं हुआ। वेर ए चेक बेयर्स अक्रॉस इट्स फेस द नेम ऑफ द बैंकर, द क्रॉसिंग इज, बैंकर का नाम आ जाए, कौन सी क्रॉसिंग होगी? स्पेशल क्रॉसिंग होगी। 10th, अच्छा जनरल क्रॉसिंग कब होगी? जब दो पैरेलल लाइंस हो, एंड कंपनी लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों में लिखा हो या ना लिखा, दोनों में जनरल क्रॉसिंग। नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग कब होगी? जब इसको नॉट निगोशिएबल लिखा होगा। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कब होगी? अकाउंट पे ही लिखा होगा कि अकाउंट पे ही ओनली, दोनों में से कोई भी लिखा हो। करेक्ट, तो यहां पे नेम ऑफ बैंकर लिखा है, ये स्पेशल क्रॉसिंग होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन ए चेक कैन नॉट बी क्रॉस, क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ चेक की हो सकती है, चेक के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रॉस नहीं हो सकता। 11. When a check bears across its face the words account pay or account pay only, दोनों में से कोई भी एक लिखा हो, the crossing is restrictive crossing, D ऑप्शन। आगे चले मेरे। 12. Mr. A signs the instruments in the following terms. I promise to pay Mr. B our order rupees 500. हाँ, तो ये प्रॉमिस वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। Second, I acknowledge myself to be indebted to Mr. B rupees 1000 to be paid on demand for value received. ये जो टू बी पेड ऑन डिमांड से पहले मुझे लग रहा था ये एक्नॉलेजमेंट है सिर्फ, लेकिन उसने कहा टू बी पेड ऑन डिमांड, इसका मतलब है वो ये भी कह रहा है मैं पे भी करूंगा, ये भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। थर्ड, मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी सम ऑफ रुपीज 5 ऑन टेलीफोन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई एम लायबल टू पे टू मिस्टर बी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ ये वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन कौन सी सेट करनी? ए में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कवर हो रहे हैं। चलिए थर्ड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग है, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे चलें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग, स्पेशल, तो ये तो स्पेशल क्रॉसिंग नहीं है, तो लाइनें नहीं लगी, पैरेलल लाइंस लाजमी नहीं है। जनरल क्रॉसिंग में एंड कंपनी लिखना लाजमी नहीं है, लिखे या नहीं लिखे आपकी मर्जी। स्पेशल क्रॉसिंग में पैरेलल लाइंस लिखना लाजमी नहीं, लिखे लगाए ना लगाए आपकी मर्जी, बैंक का नाम लाजमी है। जनरल क्रॉसिंग में पैरेलल लाइंस लाजमी है, स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लाजमी है। आगे चले जी। 15, होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट, ये तो दोबारा आ गया, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, बी। 16, मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉर। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज कौन कौन सी? मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्ट, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। शाबाश। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट मस्ट बी इन राइटिंग। आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें प्रॉमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की या चेक की, तीनों में कॉमन है।
इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, नहीं, इट मस्ट बी साइंड, हाँ साइंड, तीनों। रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। और रजिस्टर्ड होने से याद आया मुझे, ये कॉर्नर पे जो भाई बैठे हैं ये मुझे बताएंगे वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रजिस्टर्ड होना लाजमी है। लव एंड अफेक्शन वाले एग्रीमेंट, फिर लव एंड अफेक्शन, चैरिटी का रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है मेरे ख्याल में। चैरिटी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की तो एग्जांपल है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कौन कौन से करवाने हैं उनकी एग्जांपल नहीं है। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्डर, ये भी रिटर्न होना जरूरी है। आर्बिट्रेशन एक्ट, बट ठीक है, हो गई मेरी तसल्ली, आगे चलते हैं। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया। 18 बेरर इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू बेरर, जो कि पेबल टू बेरर हो वो बेरर होगा। यस, ऑन विच द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, ये भी बेरर इंस्ट्रूमेंट है, याद है। ब्लैंक इंडोर्समेंट और फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट का इफेक्ट पड़ा था ना कि पेबल टू बेरर हो जाता है। तो ए और बी दोनों ठीक है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन सी, इधर ए और बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 which of the following may be presented at any time for payment, bearer instrument payable on specified time, देखो तो specified time कोई payable होगा ना, उससे पहले नहीं हो सकता। order instrument payable on specified time, ये भी specified time पे। order instrument payable on demand, on demand का मतलब यही होता है जब मर्जी जाके आप पेमेंट ले सकते हैं, एनी टाइम, जिस दिन इश्यू हुआ उसी दिन भी पेमेंट ले सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट। 20 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू क्रॉसिंग एंड पेमेंट ऑफ चेक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने करेक्ट नहीं ढूंढनी, जो गलत होगी वो। ए कलेक्टिंग और रिसीविंग बैंकर इज वन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर, ठीक है, ओके। बी द प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर इज नॉट अवेलेबल इवन इफ इट क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट दे रहा हूं। ये अभी एग्जाम्पल पढ़ी थी ना हमने, जिसमें बैंक ने चेक लिया था 2 नंबर मुनव्वर का और उसको पेमेंट दी थी और बाद में कलेक्शन ली थी। क्या इस सूरत में भी बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल है? बैंक ये कह सकता है ये मेरा चेक नहीं है, क्या बैंक कह सकती है? बिल्कुल कह सकता है। तो प्रोविजनल क्रेडिट कर दिया जाए, प्रोविजनली उसको पेमेंट कर दी जाए तो बैंक स्टिल लायबल नहीं, क्योंकि ये चेक बैंक का अभी भी नहीं समझा जाएगा, ये उसी पर्सन मुनव्वर का समझा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है प्रोटेक्शन नॉट अवेलेबल है। सी वेयर द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर except when crossed to an agent for collection, the banker to whom it is drawn shall refuse payment thereof। बिल्कुल, अगर एक चेक के ऊपर 2 दफा स्पेशल क्रॉसिंग हुई है, उस चेक की पेमेंट नहीं होगी तो चेक कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है 2 दफा स्पेशल क्रॉसिंग करेंगे चेक कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्यों लिख रहा है? एक्सेप्ट टू द एजेंट बैंक फॉर कलेक्शन। इस केस में अगर ट्वाइस स्पेशल क्रॉसिंग करेंगे स्टिल वैलिड रहेगा। डी द एडिशन ऑफ द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक। ऐसे ही होता है, नॉट निगोशिएबल से फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट स्टिल ट्रांसफरेबल है। नॉट निगोशिएबल का वर्ड लिखा होगा, इंस्ट्रूमेंट स्टिल ट्रांसफरेबल है, लेकिन वो डिफेक्टिव टाइटल आगे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। 21 ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ बैंकर टू पे चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर आर डिटरमिन्ड बाय काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट, नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, नोटिस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ कस्टमर, ऑल ऑफ द अबव। ये था हमारे एमसीक्यूज पे, ठीक है। असाइनमेंट भी, क्वेश्चन भी सारे डिस्कस हो गए, एमसीक्यूज भी डिस्कस हो गए। चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आईके अपने इस अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली ऐड किया है, इससे पहले हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।